नमस्कार और स्वागत है। आज हम झांक रहे हैं एप्पल ऐप स्टोर के पर्दे के पीछे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए समझेंगे कि आखिर एक ऐप हमारे आईफोन या आईपैड तक पहुंचता कैसे है। ये सिर्फ डाउनलोड बटन दबाने की बात तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे पूरी एक दुनिया है, एप्पल का अपना एक इकोसिस्टम, अपने नियमों और प्रक्रियाओं के साथ। इसे आप एक तरह का डिजिटल किला समझ सकते हैं। अंदर आने के नियम काफी सख्त हैं। अच्छा। हाँ, और इनका मकसद है क्वालिटी, सिक्योरिटी और एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देना। आज हम इसी की बात करेंगे। सही। तो चलिए इस प्रक्रिया को खोलते हैं। स्रोत बताते हैं कि सब कुछ ऐप स्टोर कनेक्ट से शुरू होता है। ये क्या है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, है तो टेक्निकल, पर इसे डेवलपर्स का कमांड सेंटर समझिए। एक वेब पोर्टल है ये। कमांड सेंटर मतलब यहीं से डेवलपर अपने ऐप्स को एप्पल के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे iOS, macOS, watchOS इन सब के लिए सबमिट करते हैं, मैनेज करते हैं। ओह, ओके। और यहीं से देखते हैं कि उनका ऐप कैसा परफॉर्म कर रहा है। सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। अच्छा, तो जहां ऐप बनता है मतलब एक्स कोड, और जहां उसकी टेस्टिंग होती है वो टेस्ट फ्लाइट। हाँ, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। ये तीनों साथ में काम करते हैं। ऐप स्टोर कनेक्ट में डेवलपर ऐप की सारी डिटेल्स डालते हैं, नाम, डिस्क्रिप्शन, स्क्रीनशॉट, कीमत, कौन से देशों में रिलीज करना है, सब कुछ। यहीं से वो रिव्यू के लिए भेजते हैं आपको, और बीटा टेस्टिंग के लिए टेस्ट फ्लाइट का रास्ता भी यहीं से खुलता है। और ऐप की परफॉर्मेंस, जैसे कितने डाउनलोड हुए। हाँ, वो भी, कितने डाउनलोड हुए, कितनी कमाई हुई, ऐप क्रैश तो नहीं हो रहा, ये सारी रिपोर्टिंग भी यहीं मिलती है। तो अगर एक डेवलपर के नजरिए से देखें तो पूरा प्रोसेस कैसा दिखता है, ऐप बनाने से लेकर स्टोर पर आने तक? देखिए, मोटे तौर पर ऐसा है। डेवलपर ने एक्स कोड में ऐप बनाया, ठीक है। फिर उस ऐप को ऐप स्टोर कनेक्ट पर अपलोड किया, वहां सारी जरूरी जानकारी, जिसे मेटा डेटा कहते हैं, वो भरी। फिर सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक किया। अब एप्पल की टीम उसे चेक करेगी उनके गाइडलाइंस के हिसाब से। अच्छा, वो गाइडलाइंस वाला पार्ट। हाँ। अगर सब सही रहा तो मंजूरी मिल जाती है और ऐप स्टोर पर लाइव। और फिर डेवलपर देखता रहता है कि ऐप कैसा चल रहा है। बिल्कुल, ऐप स्टोर कनेक्ट के एनालिटिक्स से। आपने एप्पल के दिशा निर्देशों का जिक्र किया, ऐप स्टोर रिव्यू गाइडलाइंस, ये बहुत जरूरी लगती हैं। क्यों? बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ नियम पुस्तिका नहीं, समझिए ऐप स्टोर का संविधान है। संविधान? वाह। हाँ, क्योंकि एप्पल कहता है कि उनका मकसद एक सेफ और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म देना है, और ये गाइडलाइंस उसी के लिए हैं। इसमें सब कुछ है, कैसा कंटेंट चलेगा, कैसा नहीं, ऐप को काम कैसे करना चाहिए, यूजर की प्राइवेसी का ध्यान कैसे रखना है, सिक्योरिटी, इंटरफेस कैसा हो, हाँ, दिखने में कैसा हो, कानूनी चीजें, सब कुछ। तो ये सिर्फ क्या न करें की लिस्ट नहीं है, ये कैसे करें भी बताती है। बिल्कुल, इसका डबल मकसद है। एक तो ये खराब या खतरनाक ऐप्स को बाहर रखती हैं, जैसे जो क्रैश होते हैं या जिनमें मैलवेयर है या जो डेटा चुराते हैं। और दूसरी तरफ ये डेवलपर्स को अच्छे, स्टेबल, यूजफुल ऐप्स बनाने के लिए गाइड करती हैं। और ये कानूनी चीजों का भी ध्यान रखती हैं, जैसे GDPR। हाँ बिल्कुल, प्राइवेसी कानून जैसे GDPR या बच्चों के ऑनलाइन प्राइवेसी, कॉप्पा, इन सब का पालन हो, ये भी सुनिश्चित करती हैं। इसी चेकिंग के बाद एप्पल तय करता है कि ऐप स्टोर में आएगा या नहीं। ये सब तो ठीक है, पर एप्पल ये कैसे पक्का करता है कि जो ऐप हम डाउनलोड कर रहे हैं वो सेफ है? मतलब डेवलपर ने जो बनाया वही है, किसी ने बीच में गड़बड़ नहीं की? यहाँ कोड साइनिंग का जिक्र आता है। बिल्कुल सही पॉइंट। यहीं पर कोड साइनिंग का रोल आता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल चीज नहीं, ये भरोसे की डिजिटल मोहर है। डिजिटल मोहर? हाँ, सोचिए, अगर ये ना हो तो ऐप स्टोर पर कोई भी कुछ भी डाल देगा, यूजर्स का भरोसा ही उड़ जाएगा। कोड साइनिंग एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस है, जिससे ये साबित होता है कि ऐप एक रजिस्टर्ड एप्पल डेवलपर ने बनाया है और रिलीज होने के बाद इसे बदला नहीं गया है। तो ये एक तरह की गारंटी है कि ऐप असली है और सेफ है। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। इसके कई फायदे हैं। पहला, सिक्योरिटी, कि ऐप में कोई वायरस या मैलवेयर नहीं है। ठीक है। दूसरा, डेवलपर की पहचान, पता चलता है ऐप किसने बनाया है। तीसरा, डिवाइस पर चलने की परमिशन, iOS सिर्फ साइन किए हुए ऐप्स ही चलाता है। ओह। और चौथा, ऐप स्टोर सबमिशन, एप्पल बिना वैलिड साइनिंग के ऐप लेता ही नहीं। इससे पायरेसी और नकली ऐप्स रुकते हैं। समझ गई। ये एक डिजिटल मोहर या गारंटी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, और यहीं पर ये CSR और प्रोविजनिंग प्रोफाइल जैसी चीजें आती हैं। ये थोड़ी मुश्किल लगती हैं। हाँ, नाम थोड़े मुश्किल हैं, पर कॉन्सेप्ट आसान है। इन्हें ऐप के डिजिटल ID कार्ड और वीजा की तरह समझिए। ID कार्ड और वीजा, दिलचस्प। हाँ, जब डेवलपर को एप्पल से कोड साइनिंग सर्टिफिकेट यानी ID कार्ड चाहिए, तो वो पहले एक सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट
यानी CSR यानी आईडी कार्ड की अर्जी तैयार करता है। इसमें डेवलपर की पब्लिक की और कुछ जानकारी होती है। एप्पल इसे चेक करके सर्टिफिकेट जारी करता है। ये हुआ डेवलपर का डिजिटल आईडी। ठीक है, CSR अर्जी है, सर्टिफिकेट आईडी कार्ड। तो प्रोविजनिंग प्रोफाइल वीजा कैसे हुआ? प्रोविजनिंग प्रोफाइल वो डॉक्यूमेंट है जो इस आईडी कार्ड यानी सर्टिफिकेट को आपके ऐप और उन डिवाइसेस से जोड़ता है जिन पर वो ऐप चल सकता है, खासकर टेस्टिंग के दौरान। अच्छा, ये वीजा है जो बताता है कि ये ऐप इस आईडी वाला किन डिवाइसों देशों में जा सकता है और वहां क्या खास काम कर सकता है, जैसे पुश नोटिफिकेशन भेजना या इन ऐप परचेज। ओह, ओके। इसमें ऐप आईडी, सर्टिफिकेट, टेस्टिंग डिवाइस की लिस्ट, ऐप को मिली स्पेशल परमिशंस, एंटाइटलमेंट्स सब होता है। इसके बिना ऐप ना डिवाइस पर चलेगा न स्टोर पर सबमिट होगा। ये आईडी कार्ड और वीजा वाली एनालॉजी काफी अच्छी है, समझने में आसानी हुई। अच्छा, अब थोड़ा ऐप स्टोर के बाहर की दुनिया देखते हैं। एप्पल हर साल iOS का नया वर्जन लाता है। स्रोत बताते हैं कि इसका एक फिक्स पैटर्न है। कैसा है वो? हाँ, ये साइकिल डेवलपर्स के लिए बहुत जरूरी है। आमतौर पर ये जून में एप्पल की वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस WWDC से शुरू होता है। हाँ, WWDC। वहां नए iOS की घोषणा होती है। डेवलपर्स को नए टूल्स मिलते हैं, SDKs, APIs, जिनसे वो नए फीचर्स बना सकें। अब फिर ये आम लोगों तक कब पहुंचता है? WWDC के तुरंत बाद डेवलपर बीटा आता है। फिर जुलाई-अगस्त में पब्लिक बीटा आता है, जिसमें कोई भी टेस्ट कर सकता है। और फिर सितंबर में जब नए आईफोन्स आते हैं, उसी के आसपास फाइनल वर्जन सबके लिए रिलीज होता है। और उसके बाद अक्टूबर से लेकर आगे तक छोटे छोटे अपडेट्स आते रहते हैं, 17.1, 17.2 ऐसे। इनमें बग फिक्स होते हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स और कभी-कभी कुछ छोटे नए फीचर्स भी। और फिर अगले जून में ये साइकिल दोबारा शुरू। बाप रे, तो डेवलपर्स को तो हमेशा तैयार रहना पड़ता होगा इसके लिए। हाँ, बिल्कुल। उन्हें WWDC के आसपास ही प्लानिंग करनी पड़ती है कि नए फीचर्स का क्या करेंगे। बीटा वर्जन्स पर ऐप को खूब टेस्ट करना पड़ता है ताकि पब्लिक रिलीज से पहले सब ठीक हो जाए। एग्जैक्टली। और सही टाइम पर अपडेटेड ऐप सबमिट करना होता है। ये लगातार चलता रहता है। नए iOS आते रहते हैं, पर बहुत लोग तो पुराने वर्जन भी यूज करते हैं। तो क्या डेवलपर्स को उनका भी ध्यान रखना पड़ता है? स्रोत दीर्घकालिक iOS संगतता की बात करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर कोई ऐप सिर्फ लेटेस्ट iOS पर चले तो वो कितने सारे यूजर्स खो देगा। सही बात है। तो अच्छी स्ट्रैटेजी होती है बैलेंस बनाना। नए iOS के फीचर्स का फायदा उठाओ, लेकिन ये भी देखो कि ऐप पुराने जो अभी भी चल रहे हैं वर्जन्स पर ठीक से काम करे। इसे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कहते हैं। इसके क्या फायदे हैं? सिर्फ ज्यादा यूजर्स? ज्यादा यूजर्स तो हैं ही, पर ऐप स्टेबल रहे, मतलब कम क्रैश हों, अलग अलग आईफोन, आईपैड मॉडल्स पर सही दिखे और काम करें। और जब कोई यूजर अपना OS अपग्रेड करे तो ऐप में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये सब जरूरी है। डेवलपर्स को लगातार टेस्टिंग करनी पड़ती है। ऐप स्टोर तो ग्लोबल है, पूरी दुनिया में। हमारे स्रोत ऐप मेटा डेटा के लोकलाइजेशन की बात करते हैं। ये क्या है? मेटा डेटा मतलब ऐप का नाम, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स जिनसे लोग ऐप ढूंढते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह। हाँ। लोकलाइजेशन का मतलब है इस सारी जानकारी को सिर्फ ट्रांसलेट करना नहीं, बल्कि अलग अलग भाषाओं और कल्चर के हिसाब से ढालना। अच्छा, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं। जैसे हो सकता है कोई स्क्रीनशॉट भारत में किसी त्योहार के लिए सही हो, पर यूरोप में उसका कोई मतलब न हो, या कोई मुहावरा एक भाषा में ठीक हो, दूसरी में बुरा लगे। समझ गई। इसके फायदे साफ हैं। यूजर अपनी भाषा में जानकारी देकर ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। और शायद डाउनलोड भी ज्यादा होते होंगे। बिल्कुल। लोकल भाषा के कीवर्ड से ऐप सर्च में ऊपर आता है, डाउनलोड बढ़ते हैं, और आप ऐप की मार्केटिंग को भी लोकल पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं। ये ऐप को ग्लोबल सक्सेस दिलाने में मदद करता है। ऐप को दुनिया के सामने लाने से पहले टेस्टिंग तो बहुत जरूरी है। यहीं पर टेस्ट फ्लाइट आता है ना? ये क्या है? टेस्ट फ्लाइट को ऐप का ट्रायल रूम समझिए। ट्रायल रूम? हाँ, या ड्रेस रिहर्सल। ये एप्पल का अपना प्लेटफॉर्म है जहां डेवलपर अपने ऐप का प्री रिलीज वर्जन कुछ चुने हुए लोगों को, मतलब टेस्टर्स को भेज सकते हैं। ओके। ताकि वो इस्तेमाल करके बता सकें कि सब ठीक है या नहीं। स्टोर पर जाने से पहले ये फाइनल चेक जैसा है। इसकी क्या फायदे हैं? सीधे स्टोर पर क्यों नहीं डाल देते? उसमें रिस्क है। टेस्ट फ्लाइट से डेवलपर्स को असली यूजर्स से फीडबैक मिल जाता है। पता चलता है ऐप अलग अलग डिवाइस पर कैसा चल रहा है, कहीं क्रैश तो नहीं हो रहा। डेवलपर चुन सकते हैं कि कौन टेस्ट करेगा, उनकी अपनी टीम या बाहर के लोग 10,000 तक।
टेस्ट फ्लाइट क्रैश रिपोर्ट भी खुद ही जमा कर लेता है। और सबसे अच्छी बात, जैसा श्रोत बताते हैं, अगर टेस्टिंग में बिल्ड सही निकलता है तो उसी बिल्ड को सीधे ऐप स्टोर रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। टाइम बचता है। ये तो काफी बढ़िया है। अब आते हैं कमाई पर। कई ऐप्स फ्री होते हैं पर अंदर चीजें खरीदने का ऑप्शन होता है। इन ऐप खरीदारी या IAP, ये क्या है? IAP का मतलब है ऐप के अंदर ही डिजिटल सामान या सर्विस खरीदना। ये आजकल कमाई का बहुत कॉमन तरीका है। जैसे गेम्स में कॉइन्स खरीदना। हाँ, या किसी ऐप के प्रीमियम फीचर्स अनलॉक करना, या किसी सर्विस का मंथली सब्सक्रिप्शन लेना। एप्पल का सिस्टम इसे आसान और सेफ बनाता है। क्या ये सब एक जैसे होते हैं या अलग अलग तरह के होते हैं? स्रोत 4 मुख्य तरह के बताते हैं। पहला, कंज्यूमेबल, जो एक बार यूज करके खत्म, जैसे गेम कॉइन्स, फिर से खरीदने पड़ते हैं। ठीक है। दूसरा, नॉन कंज्यूमेबल, जो एक बार खरीदा तो हमेशा के लिए मिल गया, जैसे ऐप से विज्ञापन हटाना। तीसरा, ऑटो रिन्यूएबल सब्सक्रिप्शन, जो अपने आप रिन्यू होता रहता है, जैसे नेटफ्लिक्स का मंथली प्लान, जब तक कैंसिल ना करें। हाँ। और चौथा, नॉन रिन्यूइंग सब्सक्रिप्शन, जो एक फिक्स टाइम के लिए होता है, अपने आप रिन्यू नहीं होता, जैसे किसी इवेंट का पास। और डेवलपर इसे ऐप में डालते कैसे हैं? क्या ये भी ऐप स्टोर कनेक्ट से होता है? हाँ, इसका सेटअप ऐप स्टोर कनेक्ट में ही होता है। डेवलपर को पहले अपने ऐप आईडी में IAP की परमिशन लेनी होती है। ओके। फिर कनेक्ट में जाकर हर बेचने वाली चीज के लिए एक IAP आइटम बनाना पड़ता है। उसका टाइप, नाम, ID, कीमत, डिस्क्रिप्शन सब देना होता है। फिर ऐप के कोड में एप्पल के स्टोर किट फ्रेमवर्क से इसे लागू करते हैं। और फिर टेस्ट फ्लाइट में सैंडबॉक्स अकाउंट्स, मतलब नकली अकाउंट से टेस्ट करते हैं कि सब चल रहा है या नहीं। पेमेंट वगैरह एप्पल संभालता है। तो कुल मिला के एप्पल का ऐप स्टोर इकोसिस्टम काफ़ी डिटेल्ड और कंट्रोल्ड वाला सिस्टम है। ऐप स्टोर कनेक्ट से लेकर रिव्यू गाइडलाइंस, कोड साइनिंग, टेस्टिंग, IAP तक हर कदम क्वालिटी और सिक्योरिटी के लिए डिज़ाइन किया गया लगता है। हाँ बिल्कुल, ये डेवलपर्स के लिए कॉम्प्लेक्स है लेकिन पावरफुल भी है। नियमों को समझना और टूल्स का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए। जैसा हमने देखा, इस पूरे सिस्टम के दिल में है सुरक्षा, क्वालिटी और यूज़र का भरोसा। सही कहा। आज की इस बातचीत से एक सवाल जरूर मन में आता है। तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है, ऐप्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं। ऐसे में एप्पल का ये इतना मजबूत स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम भविष्य में कैसे बदलेगा? क्या ये नियम काफी रहेंगे या डेवलपर्स और एप्पल दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा? कुछ सोचने वाली बात है ये।